सर का लाइट चला गया है इसलिए आउट हो गए हैं। I'm sorry, it was network issue. पॉइंट यहाँ पर मैं जो मेड आउट कर रहा था वो बहुत क्लियर है। स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट को आप चेक करें। स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट विच इज कम्स थ्रू केस और इट कम्स थ्रू द क्वेश्चन, वो है आपका राउंड नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन ऑफ लॉ। प्राइमरली यही दो चीजें एंटर करते, facts and synopsis and list of dates. List of dates is incorporated as a fact, bundle of facts. This is outside the Form 28. But your clear understanding regarding the SLP is reflecting through the synopsis. मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन से ग्राउंड्स निकालने हैं और क्वेश्चन ऑफ लॉ निकालने हैं, और यही दोनों चीज लीड करेगा सिनॉप्सिस जो अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो आप एडिशनली वहां पर पुटअप कर सकते हैं। ये पार्ट है। और ग्राउंड में, ग्राउंड जो है, ग्राउंड दिस इज द लॉफुल एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट है। क्यों आपको रिलीफ मिलना चाहिए, आपके साथ क्या गलत हुआ, आपके फेवर में क्या लॉ है। आपके फेवर में मतलब दोज सेट ऑफ फैक्ट्स व्हिच इज प्रोवाइडेड इनटू द क्वेश्चन, दैट इज यू। उसके लाइट में आपको क्या लिखना है, क्या क्वेश्चन है, क्या आपके फेवर में लॉ है, कौन सा स्टैट्यूट पार्ट सेक्शन आपके सपोर्ट में है, यही चीज पॉइंट आउट करना ग्राउंड है। इवन द केस लॉ के लाइट में प्रोड्यूस करना ग्राउंड है। बट कोर्ट से सवाल पूछना, क्वेश्चन क्रिएट करना कि वेदर दिस लॉ, either this is the doubtful law or whether the high court had jurisdiction to do like this, और उस जवाब को डिटरमाइन करना है कोर्ट को, which is not determined earlier, and that is the question of law or substantial question of law. This is the SLP फॉर्मेट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, SLP फॉर्मेट में प्रेयर डिजाइन करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी डिजाइंड है। इंटरिम रिलीफ और उसके ग्राउंड यू नीड टू स्पेसिफिकली डिजाइन। ग्राउंड एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ यू नीड टू स्पेसिफिकली डिजाइन। Synopsis, it clears precisely in 1 and 2 para your own understanding regarding the case correctly. मेरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। यदि हम फॉर्मेट पे जाते हैं तो फॉर्मेट ऑलरेडी 28 जो है ना वहां पर प्रिस्क्राइब है। बट टेल मी वन थिंग, कहीं भी
रिट का फॉर्मेट डिजाइन किया हुआ है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट रूल्स में नहीं। हाँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में फॉर्म 32 एंड 33 जरूर लिया हुआ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, प्रैक्टिस हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट्स, ये एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल 2017, ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे। वहां पर आप देखेंगे अपेंडिक्स में फॉर्म 32 एंड 33 है, जहां पर रेट और पीआईएल का फॉर्मेट अवेलेबल है, बट अपील का फॉर्मेट कहीं नहीं अवेलेबल। इवन सूट इन सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेट कहीं अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको फॉर्मेट में फिक्स नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस वी विल डिस्कस लेटर। वी विल डिस्कस सेपरेटली, जहां पर कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं हो, फिक्स नहीं किया गया हो बाय द रूल फ्रेमर, आइदर इन रूल्स एंड रेगुलेशन और एनीवे, बट सर्टेन स्टैंडर्ड हो, कल्चर में हो, स्टैंडर्ड हो। अब कहेंगे कि रिट में कितने पैराग्राफ फिक्स किया जा सकता है? एवरीवन इज लॉयर, एवरीवन नोज के रिट में कितने पैराग्राफ किया, कोई भी कहेगा ये तो फिक्स ही नहीं। बट समथिंग इज फिक्स्ड इनटू द रिट, and that is the requirement comes through Article 32 or Article 226 itself. For example, I am telling you, the necessary declaration is required in the writ, and that necessary required declaration is आपको locus of the parties, locus standi declare करना पड़ता है। Petitioner is the citizen, respondent is the state, so that कि आप फंडामेंटल राइट क्लेम करेंगे। आपको यह भी कहना पड़ेगा कि आपका जुरिडिक्शन मेंटेनेबल है। फॉर्मल जरूर है बट मीनिंगफुल है। इसके बगैर रिट को कर देना एक एक नंबर लूज करेगा, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा मैंने टेस्ट किया है अपने ऊपर और वो मैंने पाया है। इवन रेस जुडिकेटा के बारे में आप लिखते ही हैं कि दिस इज माय फर्स्ट पिटिशन, और किसी भी कोर्ट में इस इम्पुग्न्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग कोई केस पेंडिंग नहीं डिक्लेयर करते हैं। इवन आप लिमिटेशन के बारे में भी कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर ये किया गया है, डेलिबरेट डिले नहीं है, इंटेंशनल डिले नहीं है, एंड फिट केस फॉर द विद इन रीजनेबल टाइम ये फाइल किया गया। मेरा पॉइंट क्रिस्टल क्लियर है, फिर से मैं उसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। एक सेट ऑफ फॉर्मेट है विच इज प्रिस्क्राइब, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और एक सेट है स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस में जो प्रिस्क्राइब नहीं है, उसके पैराग्राफ अनलिमिटेड है, बट लिमिटेड पार्ट ऑफ पैराग्राफ उसमें नेसेसरली होने ही चाहिए, जिसके बगैर रिट पिटिशन का आगे बढ़ना या किसी भी पिटिशन का आगे बढ़ना। सो लेट अस क्लासिफाई वेयर इट इज प्रिस्क्राइब्ड एंड वेयर इट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो रिट पिटिशन, पीआईएल, सूट, अपील, इन सारे टीपी, इसके फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पे नहीं है। These are running into the standard format. But जहां स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वहां पे कुछ पैराग्राफ मैंडेटरी है, आपको होने चाहिए, यानी मिनिमम पैराग्राफ इज फिक्स, मैक्सिमम पैराग्राफ इज नॉट फिक्स। So what is those minimum paragraph which is fixed? And that is not directly mapping with the question. It's a mandatory सेरेमोनियल, और जो भी आप कह लेंगे कि वो जरूरी है, वो होता है, वो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लोकस स्टैंडी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो रिडक्शन मेंटेनेबल है वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, दिस इज सेकंड। थर्ड, रेस जुडिकेटा आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इट इज द फर्स्ट केस, और किसी भी कोर्ट में ये नहीं चल रहा है। तीसरा लिमिटेशन, चौथा लिमिटेशन आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसके बाद
केस में कैसे एंटर करते हैं आप, जो 32 इन्वोक कर, ये सब वो चीज है जो कि मैंडेटरली है, शायद उसका केस से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट यू हैव टू राइट इवन अ सिंगल लाइन, otherwise you will lose the marks. And those, another part which is coming from question is 3 and 4 ingredient, that is in all the petition in the Supreme Court, if we will examine the that even TP or even appeal or even this rate or PIL, यहाँ पे इंटरिम रिलीफ पिटिशन का पार्ट ही होता है, उसके लिए अलग एप्लीकेशन डिजाइन नहीं होता, और इंटरिम ग्राउंड भी पिटिशन के अंदर ही होता है, एज यूजुअल इन SLP पैरा 4 टू पैरा 5 टू पैरा 8. So para 5 to para 8 of SLP, that is the ground. Para 5, para 6 is ground for interim relief. Para 7 is prayer, main prayer, and para 8 is prayer for interim relief. ये 4 पैरा सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मेन पिटिशन के लिए मैंडेटरी है. आप लीजिएगा, रियल चीज को आप एग्जामिन कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत सारे पिटिशन मिले होंगे, हर पिटिशन में ये 4 पैरा जो है ना वो मैंडेटरी. लाइक फॉर्म 28, 4 पैरा की बात मैं कर रहा हूं. रेस्ट 4 पैरा यदि फॉर्म 28 का चेक करेंगे तो 1 इज अबाउट द इम्पुग्न्ड ऑर्डर, पैरा 1. पैरा 2 अबाउट द क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो सेकेंड अपील का और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. पैरा 3 एंड पैरा 4 आर द डिक्लेरेशन. सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब हम एंटर करते हैं, लाइक 131 या इलेक्शन पिटिशन या अपील या फिर अदर ड्राफ्टिंग, इन सारे जगहों पे यहाँ कितनी डिक्लेरेशन? ओनली 2. यहाँ इम्पुग्न्ड ऑर्डर होगा, कुछ इम्पुग्न्ड जजमेंट नहीं होगा, लेकिन इम्पुग्न्ड ऑर्डर तो होगा, इशूज तो होंगे. यानी रिट की बात यदि करें तो रिट में इन डिक्लेरेशन, मैंडेटरी डिक्लेरेशन लोकस वगैरह को हटा दिया जाए साइड में, तब 2 और पार्ट आते हैं कि आपका राइट किस डॉक्यूमेंट से और किस तरीके से इन्फ्रिंज हो रहा है, एंड किस डॉक्यूमेंट की वजह से आपका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है या एक्शन की वजह से आपका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, दैट इज द एग्जीक्यूटिव एक्शन और इवन लेजिस्लेटिव एक्शन, दैट इज कॉल्ड इम्पुग्न्ड ऑर्डर. But this order is not comes through judiciary. It may comes through either executive or legislative. और दूसरा पैरामीटर है कि which rights is infringed. पिटिशनर के कौन सा राइट इन्फ्रिंज होता है, इसका डिक्लेरेशन दूसरा पैरा है. देन आफ्टर दैट आप उसको डिक्लेयर करते रहिए कि भैया ये रेजुडिकेटा है, सिटीजन है, और ये ऐसे है, ये वैसे है. तो दीज आर द पार्ट. इसमें से कुछ भी चीज मिस करना, इवन फैक्ट को. हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. SLP इज द स्पेशल डोमेन. स्पेशल है जिसके अंदर फैक्ट नहीं होता. अदरवाइज SLP को यदि हम रोक लें और किसी और पिटिशन में एंटर करें, अपील, सूट, TP, इलेक्शन पिटिशन, हर जगह एक पैराग्राफ ब्रीफ फैक्ट्स इंसर्टेड.
आई एम सॉरी, मैं ऑडिएबल हूँ? यस सर। मेरे वो नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इनफैक्ट लैपटॉप के कनेक्ट होने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो उसको मैं डिसकंटिन्यू कर। तो मैं ये कह रहा था कि ड्राफ्टिंग के जो ये पैरामीटर्स हैं, मतलब मैंने जो क्लासिफाई करने का कोशिश किया है वो दो पार्ट पे भी क्लासिफाई किया है। एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट के रिलेटिव प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के रिलेटिव स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे पैराग्राफ मिनिमम हम इंसर्ट करते हैं एंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मार्किंग और इवन फॉर द रजिस्ट्री, अदरवाइज उसको फाइलिंग करना मुश्किल है। वन पार्ट। दूसरा पार्ट रेमेडियल सेक्शन क्या है, यानी कि 32 में यदि हम आ रहे हैं तो 32 रेट के लिए है, यदि 139A हम आ रहे हैं तो ये ट्रांसफर के लिए है। तो ट्रांसफर किस ग्राउंड पे होना है, वो ग्राउंड क्या लेना है, वो ग्राउंड स्पेशली 139A में लिखा हुआ है या सेक्शन 25 में लिखा हुआ है, या हिंट है कि वहां से हमको ग्राउंड पिकअप करना है। यदि हमको कंटेम्प्ट में जाना है तो उसके लिए ग्राउंड कंटेम्प्ट सेक्शन से लेना है। यदि हमको एप्लीकेशन इंटरवेंशन का बनाना है तो इंटरवेंशन का जो डेफिनेशन होगा वहां से हमको ग्राउंड मिल जाएगा। यदि हमको एसएलपी लेना है तो एसएलपी के लिए ग्राउंड का प्लेस ऑलरेडी है कि व्हाई योर एसएलपी शुड बी एंटरटेन्ड। एम आई राइट और रॉन्ग? सो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि एटलीस्ट आप रेमेडियल सेक्शन देखिए। रेमेडियल सेक्शन में आपको बहुत कुछ मिलेगा जहां से आपको ग्राउंड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 32 में लिखा होना चाहिए क्या, 32 इज फॉर whom? इट इज फॉर द सिटीजन, और जो इंडिया में रह रहा हो। Some rights this is 32 is for the enforcement of fundamental right. So the fundamental right में article 19 and article 14 and 21 की बात करें तो these two articles for any person and otherwise all the rights are available for the citizen only. तो जब कसाब के लिए आप पिटिशन ड्राफ्ट करेंगे तब तो आप ये लिख सकते हैं he is the person which is nationality is Pakistan, that is allowed. But once you are invoking you are invoking 32 for the infringement of article 32 for the infringement of article 19, you must have to declare that is the you are the citizen. और वहां पर ग्राउंड आपको सेट ऑफ फैक्ट के साथ ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका कौन सा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है। सी, एक चीज मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द काउज ऑफ एक्शन। काउज ऑफ एक्शन हर किसी ने सुना होगा, मैं उसके बारे में 5 मिनट डेडिकेट करना चाहता हूँ सो दैट कि पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो। काउज ऑफ एक्शन इज नथिंग बट सेट ऑफ फैक्ट्स which comprises at least 3 ingredients. First, source of rights. Second, liability of the respondent. And third, there is an infringement. फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं। किसी ने किसी के साथ एग्रीमेंट कराया। एग्रीमेंट क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ सोर्स, लीगल सोर्स, जहां से एक का राइट एक की लायबिलिटी क्रिएट होती है। यानी जमीन बेचने का यदि एग्रीमेंट है तो एक पैसा देगा और दूसरा उसके एवज में जमीन रजिस्ट्री करेगा। सो राइट क्रिएशन बाय द सोर्स। कई बार ऐसा होता है कि एडवोकेट एक्ट आपको राइट टू प्रैक्टिस देता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट देता है। सो राइट कहां से क्रिएट हो रहे हैं? यदि कॉन्स्टिट्यूशन से आपके फंडामेंटल राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका प्रोटेक्शन की लायबिलिटी स्टेट के ऊपर है।
So rights and liability both are coming through the source. So इसीलिए हम रिट पिटिशन में ये कहते हैं कि ये मेरा राइट है और ये स्टेट है, इनकी लाइबिलिटी है कि राइट को प्रोटेक्ट करना, और दे आर फेल टू प्रोटेक्ट माय राइट. सो प्लीज इशू द डायरेक्शन टू प्रोटेक्ट माय राइट. तीन चीज यहां भी है. एक तो आपके रिलेशनशिप से ये क्रिएट होता है कि यू हैव अ राइट एंड समवन हैज लायबिलिटी, एंड दैट लायबिलिटी इज इन्फ्रिंज्ड, एंड दैट्स व्हाई दिस डिस्प्यूट इज हियर. इन नटसेल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के जितने भी पिटिशन होते हैं, सारे पिटिशन में कॉज ऑफ एक्शन बाय आइदर वेज हम पुट करते हैं, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन डिस्प्यूट कहां से शुरू होता है, उसका डिक्लेरेशन. इन अनदर वर्ड्स, फिर से मैं वापस जाता हूं, अ सेट ऑफ फैक्ट्स विच कंप्राइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट, rights, infringement of rights and liability. So this set of facts is called cause of action. अब आप रिट में आ जाइए, इसको साइड करके, क्या रिट में कॉज ऑफ एक्शन है? द आंसर इज यस. सूट में कॉज ऑफ एक्शन है? द आंसर इज यस. इलेक्शन पिटिशन में कॉज ऑफ एक्शन होगा? द आंसर इज यस. डिस्प्यूट कहां से अराइज होता है? आप डायग्नोस कीजिए ना, ये सेट ऑफ फैक्ट आ जाएगा. यही फैक्ट तो उनको पिटिशन में लेना है. यानी राइट क्रिएट की बात यदि करें तो इलेक्शन पिटिशन में राइट क्रिएट करने के लिए प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के स्टैट्यूट्स बने हुए हैं, उसके रूल्स बने हुए हैं. रूल्स 46 सुप्रीम कोर्ट रूल्स. यदि मैं फंडामेंटल राइट रिट की बात करूं तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन से राइट बने हुए हैं. एडवोकेट एक्ट की बात करूं तो वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट एंड राइट टू प्रैक्टिस से राइट बने हुए हैं आपके. कई बार ऐसा होता है सूट के लिए लोग एग्रीमेंट से राइट बनाते हैं, और वहां से यदि एक कंप्लाई करता है, दूसरा कंप्लाई नहीं करता है, इन्फ्रिंज करता हो, तब वहां से डिस्प्यूट शुरू होता है और सूट की तरफ लीड करता है. So that is the way which is incorporating in the petition. कोई भी ओरिजिनल साइट का आप कोई भी चीज लेंगे. अब आप ये सवाल पूछिए कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए. रिट में, टीपी में, इवन इलेक्शन पिटिशन, वो सारे नेसेसरी कंडीशन होने चाहिए जो आपके रूल में मेंशन किए हुए हैं. जैसे रिस जुडिकेटा होना चाहिए, लोकस होना चाहिए, मेंटेनेबिलिटी होना चाहिए, एंड लिमिटेशन होना चाहिए. क्या आप लोग जो ओरिजिनल जुडिक्शन का कोई भी चीज फाइल करते तो ये सारा चीज नहीं लिखते? यदि नहीं लिखा तो रजिस्ट्री ले लेती है? नहीं लेती. So these are the necessary and minimum paragraph which must be there in the petition. What is the maximum limit? It may be anything. आप सारे फैक्ट को एक एक पैराग्राफ में लेते चले जाइए, सारे ग्राउंड को एक एक पैराग्राफ में लेते जाइए, बट लास्ट का 4 पार्ट, ग्राउंड फॉर मेन, ग्राउंड फॉर इंटरिम, प्रेयर फॉर मेन एंड इंटरिम प्रेयर फॉर इंटरिम पीरियड, ये सारा चीज होना चाहिए. उसी ऑर्डर में आप ले ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे पिटिशन उसी ऑर्डर में. मेरा यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसी लाइन पे एक डॉक्यूमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर लिखा हुआ है, हैंडबुक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसका फॉर्म 32 एंड 33 देख लीजिए. और जितने भी रिट आपके या पिटिशन आपके नजर में आए, आप जरा ध्यान से सोचिए. जब ओरिजिनल जुडिक्शन की बात करते हैं, हमारे हाथ में कोई इम्पुग्न्ड जुडिशियल ऑर्डर नहीं होता है चैलेंज करने के लिए, बट अपील की जब बात करते हैं तो जुडिशियल ऑर्डर भी होता है. और प्राइमरली जुडिशियल ऑर्डर को ही चैलेंज करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जुडिशियल ऑर्डर में कहीं ना कहीं कुछ गलत है जो लॉफुल नहीं हुआ है. सो एक पैराग्राफ जो जुडिशियल ऑर्डर में गलत
गलती को पॉइंट आउट, इसी को तो हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। जो पैरामाउंट है, फैक्ट नहीं दीजिएगा चलेगा, लेकिन इम्पुग्न्ड ऑर्डर के बारे में और इम्पुग्न्ड ऑर्डर में गलतियों के बारे में होना चाहिए। एसएलपी की बात करें तो एसएलपी का पैरा 1 और पैरा 2 एग्जैक्टली यही चीज है। पैरा 1 इम्पुग्न्ड ऑर्डर किसके रिगार्डिंग है, क्या रिलीफ फाइनली वहां पर हुआ, नहीं मिला, एक्सेप्ट किया, डिक्लाइन किया, पार्टली किया, ये किया, वो किया, वही होता है पैरा 1 में। और पैरा 2 में एग्जैक्टली आप ग्राउंड वो लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ वो पिक करते हैं जो इम्पुग्न्ड ऑर्डर में गलत हुआ है आपके हिसाब से लॉफुली, जिसका आंसर मिलेगा तो आपके फेवर में रिलीफ टर्न होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, So sir. the major difference between appellate part या appellate jurisdiction and original jurisdiction में fact primarily play करता है, please. And appellate part में वो दोनों पार्ट होना चाहिए। इवन आर्बिट्रेशन पिटिशन की बात यदि जब आप करते हैं ना, तो आर्बिट्रेशन का आप 11 पैरा 6 आप पढ़ लीजिए, 5 पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पैरा 5 11(5) ये कहता है कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा जब नेशनल लेवल का पार्टी हो, डिस्प्यूट हो, जो कि देश के अंदर में हो, जो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है। यदि इंटरनेशनल पार्टी एग्रीमेंट में इन्वॉल्व हो तो उसके लिए इंटरनेशनली कहीं भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट है 11(6). तो पिटिशन लिखते समय आपको तो ये लिखना पड़ेगा ना कि ये पार्टी यहाँ का है, ये पार्टी यहाँ का है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता है। और इसके बेसिक नेसेसरी यानी नोटिस उसको दिया गया है विद इन द पीरियड, उसमें सामने वाले ने टर्न आउट नहीं किया है, तो ये सारे कंडीशन आपको कहाँ लिखा हुआ मिलेगा? इटसेल्फ 11(6) ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। सो जो भी रेमेडियल सेक्शन, जिस सेक्शन से आप पिटिशन इन्वोक करते हैं, उस सेक्शन को एटलीस्ट आप जरूर पढ़िए, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और सारा पिटिशन आपको तैयार करने के लिए रेडी है, क्योंकि आप ग्राउंड बनाना जानते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन ऑफ लॉ लिखना जानते हैं, क्योंकि आप फैक्ट नरेट करना जानते हैं, क्योंकि ऑल मैंडेटरी पैराग्राफ आप लिखना जानते हैं। क्या बचता है पिटिशन में? क्या नहीं लिखना है वो भी आप जानते हैं, क्योंकि ओरिजिनल साइट में क्वेश्चन ऑफ लॉ यूजुअली हम कहां से रेज करेंगे? दैट कम्स थ्रू इम्पुग्न्ड जजमेंट, बट समटाइम्स लोग क्रिएट करते हैं, इट्स नॉट बार्ड, क्योंकि मैक्सिमम पैराग्राफ तो फिक्स नहीं। तो सर क्वेश्चन ऑफ लॉ लिखा जाए तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में लिखना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, नॉट एक्सपेक्टेड, बट कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज से रिलेटेड कंसर्न क्वेश्चंस होता है, तो आप ले लीजिए, वो बार भी नहीं है, बट उसकी नेसेसरी भी नहीं है, क्योंकि फैक्ट इटसेल्फ ड्रैग इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो इवन आइए भी लिखना चाहेंगे। यस, जैसे अपील हो या रीट पिटिशन हो, उसमें हमें देना है क्वेश्चन ऑफ अपील या रीट पिटिशन जिसमें ऑर्डर दे सकते हैं यदि वो सीरियस इश्यूज है तो। सीरियस इश्यूज है, अपील में मैंडेटरी है, अपील को मैं आप क्वेश्चन ऑफ लॉ को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इम्पुग्न्ड ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए ही आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ लेना पड़ेगा कि रॉन्गली अप्लाइड। ओके। नाउ मैंने सर आई एम नॉट कंफर्टेबल ऑन मोबाइल, तो मैंने लैपटॉप पे वापस स्विच किया। प्रोबेबली 10-15 मिनट में फिर से ये हैंग होगा या नेटवर्क इश्यूज क्रिएट होगा, बट एनीवे सो प्लीज आप लोग अनम्यूट कीजिए और थोड़ा सा इस डिस्कशन के बारे में आप लोग बतलाइए कि कैसा रहा है ये डिस्कशन, क्योंकि नाउ आई कंक्लूडेड एट माय ओन पार्ट। आप लोग के तरफ से क्वेरीज और आप लोगों का इंटरेक्शन हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं कि कहां से और इम्प्रूव कर सकते हैं। सर जैसा कि आपने बताया रीट पिटिशन आर्टिकल 32 में
उसमें एंट्रीम का और ग्राउंड उसका लेना है, तो इसी तरह ये सभी में हम डालेंगे। देखिए, आप फॉर्म 32 को अभी डाउनलोड करके आप यदि शेयर करें ना तो वो देख सकते हैं। एवरीवन, मेरा ये कहने का मतलब है कि हर कोई उसको डाउनलोड कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, मैंने अपने आप में देख लीजिए फॉर्म 32, 33 क्या है, समझे? मेरे कहने का मतलब ये जरा लॉजिकली सिंक कीजिए। आप अपना केस जो है इन्फ्रिंज करते हैं रिट में, आप ये कहते हैं रिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप अपना फंडामेंटल राइट रिस्टोर कराना चाहते हैं जो इन्फ्रिंज हुआ है, स्टेट ने प्रोटेक्शन नहीं दिया है। क्वेश्चन आप यही करेंगे ना कि स्टेट की ड्यूटी है कि नहीं, ये तो ड्यूटी बाउंड है, या कोर्ट की ड्यूटी है या नहीं, यही क्वेश्चन करेंगे ना। क्वेश्चन क्यों करेंगे? आप फैक्ट नरेट कीजिए कि ये आपका फैक्ट है और इस तरह से आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, प्लीज आप रिस्टोर करा दो। और ये मान नहीं रहे, इनको मैंने नोटिस दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, और रिप्रेजेंटेशन पे इन्होंने कुछ नहीं कहा। यही होता है ना रिट में, ये कुछ और होता है। यस। कहां से आ गया क्वेश्चन? बात सम नेशनल इश्यूज वाली बात हो तो वहां पर समझ में आता है। सिचुएशन कई तरीके के हो सकते हैं, इनफाइनाइट वे, कहीं से भी उसका वो निकल करके आता है। लेकिन फैक्ट नरेट करना हर ओरिजिनल साइड में मैंडेटरी है। अपील साइड में क्वेश्चन रिगार्डिंग इम्पुग्न्ड ऑर्डर, इम्पुग्न्ड जजमेंट, वो जरूरी। और बाकी 4 पैराग्राफ तो हर जगह पर है, और उसमें प्लस डिक्लेरेशन। अब आप किसी भी ड्राफ्टिंग को देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हो, सारा ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट आइदर ये स्टैंडर्ड हो या प्रिस्क्राइब्ड हो, दोनों आपके समझ में आएगा, या फिर आईए के लिए। कोई डाउट है क्या सर? आईए में भी डिक्लेरेशन देना है क्या? नहीं, आईए में थोड़ा सा हम पहले इतना कन्विंस हो लें, क्योंकि आईए जो है ना किसी मेन पिटिशन में जाता है। मेन पिटिशन का मतलब यहाँ पर ये है, यदि आप काउंटर फाइल कीजिएगा तो काउंटर मेन पिटिशन नहीं है। पिटिशन काउंटर आप कहाँ अपील में फाइल करेंगे या फिर एसएलपी में फाइल करेंगे, है ना? तो एक केस जो ओरिजिनली पहले से इंस्टीट्यूटेड है, आइदर कंटेम्प्ट और ट्रांसफर और ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन या एपलेट ज्यूरिडिक्शन, जो केस मेनली और प्राइमरली इंस्टीट्यूट है, उसमें ही आप रिप्लाई डालते हैं। सो रिप्लाई इज नॉट मेन। तो मेन पिटिशन वो है जो ओरिजिनली और फर्स्ट टाइम डलाया है और उसका फर्स्ट टाइम केस पर है। उसके बाद आप क्या करते हैं? केस नंबर रेफर करते हैं और आईए या सीए लिख देते हैं। यही करते हैं ना? आईए इन एसएलपी दिस, और आईए इन रिट दिस, और एमए इन रिट दिस नहीं। तो आप पहले ही रेफर करते हैं कि ये रिट पिटिशन ऑलरेडी देयर है, उसमें मेरा ये आईए जा रहा है फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस, फॉर दिस स्पेसिफिक रीजन। एम आई राइट और रॉन्ग? और कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग रेज कीजिए। दिनेश जी। तो सर मेरा एक क्वेरी था कि सेक्रेटरी अपील हुआ, जैसे सर हमें फाइल करने के लिए आता है। हाँ, क्या चीज? सेक्रेटरी अपील जैसे भी मार्को ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर के अगेंस्ट आते हैं हम लोग, या जो लास्ट ईयर आया वो क्रिमिनल का था, अगर हम दो के वो भी सेक्रेटरी अपील के अंडर ही लाई करता है। सर इसका फॉर्मेट क्या रहना चाहिए? अब आप देखिए, फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। देयर आर 24 एटलीस्ट 24 स्टैट्यूट्स जिसके तरफ से अपील सुप्रीम कोर्ट में आती। ठीक सर। उसमें से कुछ स्टैट्यूट्स ऐसे हैं जिसके सिर्फ फाइनल ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक सर। कुछ ऐसे हैं जिसके इंटायर ऑर्डर में से कोई इंटरिम भी हो, फाइनल भी हो, उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्डर हैं, कुछ ऐसे जजमेंट है जिसके स्पेसिफिक पार्ट को ही आप चैलेंज कर सकते हैं। और ये चीज लिखा हुआ है, जैसे एनजीटी की बात आप करते हैं, तो एनजीटी के एक पर्टिकुलर एनजीटी एक्ट का पर्टिकुलर सेक्शन होगा, वो सेक्शन रेफर करता है अपील के लिए। सर कैन वी एक्सपेक्ट द क्वेश्चन ऑन एनजीटी? Can we expect question on NGT for filing the appeal before the Supreme Court?
Which section is coming? सेक्शन का नाम बताइए। सेक्शन 12 में लाई करते हैं ना सर। एग्जैक्टली जब आप सेक्शन 12 को पढ़ेंगे ना, उसके वर्ड में आपको सारा कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट्स मिल जाएंगे, यानी लिमिटेशन। इवन आप यदि ये आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट आते हैं तो उसका फाइनल ऑर्डर ओनली। यस ठीक है, वो तो जबकि वो तो पूरा एक्ट भी कहता है ना शायद, वो रहेगा कि फाइनल का ही एक्ट ऑर्डर ही आएगा। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। यहाँ स्टैट्यूट टू स्टैट्यूट, सेक्शन टू सेक्शन आपको एग्जैक्ट एंड कंप्लीट गाइडलाइंस देता है कि इसमें आपको ऐसे जाना। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक सर। इवन आप सेक्शन 38 को देखेंगे जो एडवोकेट एक्ट का है, उसमें भी लिमिटेशन भी आपको वहीं मिल जाएगा। 30 दिन के अंदर आपको जाना है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाना है। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि इफ और अच्छा, एक ब्यूटी में आपको ये बतला दूं, इस बार अनुपम लाल दास ने लेक्चर लिया था पूरा ड्राफ्टिंग का। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि यदि स्टैट्यूटरी अपील से आपको क्वेश्चन आएगा तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन है लॉ के, वो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड करा दिया जाए। तो बहुत सारा क्लू आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो उसी जगह क्वेश्चन में मिल जाए। लेकिन जब एसएलपी हो और डायरेक्ट अपील हो तो उसमें उसकी जरूरत नहीं होगी। इनफैक्ट जो हाई फ्रीक्वेंट है लाइक क्रिमिनल अपील और इनलार्जमेंट, सेक्शन 2 ऑफ द इनलार्जमेंट एक्ट के तहत आएगा, उसमें शायद वो ना दे। Am I clear or not? दिनेश जी आप म्यूटेड हैं। वेरी क्लियर सर। चलिए कुछ तो अचीवमेंट रहा आज के डिस्कशन का। मनीष जी आप लोग भी यदि कुछ क्वेश्चंस रेज करना चाहते हैं प्लीज गो अहेड, और मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने का यदि मैं कर सका तो। आनंद जी। राइट। तो आज के ऋतुराज जी सर, कोई क्वेश्चन है? सर एक बस है सर, रिव्यू और सर क्यूरेटिव का जो बार बार ये लोग कह रहे हैं कि सर आ सकता है कि उसके ग्राउंड डिफरेंट होने चाहिए। ऋतुराज मैं 2 चीज सजेस्ट करूंगा। पहली बात, रिव्यू एंड क्यूरेटिव के जो ग्राउंड है ना, जी सर, ये ग्राउंड ऑर्डर 47 एंड 48 में क्लियरली मेंशन किए हुए। जहां तक रिव्यू की बात मैं करता हूं, रिव्यू में 47 का मेरे पास अभी सुप्रीम कोर्ट रूल्स नहीं है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑर्डर 47 रूल 1 में रेफर किया हुआ है ग्राउंड के लिए सीपीसी का अलग 47 एंड क्रिमिनल का अलग। सीपीसी का ग्राउंड के लिए रेफर किया हुआ है सीपीसी रूल 47 ऑर्डर 47 रूल 1 ओनली। और वहां पर 3 ग्राउंड है, वो 3 ग्राउंड मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। जबकि क्रिमिनल के लिए ओनली 1 ग्राउंड है जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, दैट इज एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। जबकि सिविल में 3 ग्राउंड ले सकते हैं। 1, न्यू डिस्कवरी ऑफ एविडेंस और डॉक्यूमेंट व्हिच वाज नॉट टेकन केयर बाय द कोर्ट बिलो एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा, एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। एंड तीसरा, एनी जस्टिफाइड रीजंस फॉर द रिव्यू। जी सर, ये तीनों पार्ट तुमको उसमें मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड रूल्स ये ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ सीपीसी। ओके सर। सो सिविल के लिए 3 ग्राउंड है, क्रिमिनल के लिए ओनली 1 ग्राउंड फॉर द रिव्यू। और इसके लिए ये क्यूरेटिव के लिए ग्राउंड जो भी है वो लिखा हुआ है तुम्हारा रूल 1 में, रूल 2 में, सॉरी रूल 1 में तो सोर्स ऑफ लॉ है, रूल 2 में क्लियरली 3 पॉइंट में लिखा। जी सर। सर एक बात और पूछनी थी सर, वो एक बार बोला था उन्होंने कि एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू फाइल एन एसएलपी, सर वो निचली अदालत में पार्टी नहीं थे तो उसके लिए भी सर अलग से क्वेश्चन आ सकता है क्या? एग्जैक्टली एसएलपी है। एसएलपी बहुत ब्रॉडर सेंस में, मैं 136 अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये। कई बार हम लोगों के लाइफ में एक सिचुएशन आ सकता है कि एक पार्टी ऐसा है जिसने नीचे कंटेस्ट नहीं किया,
किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, बट दे आर एडवर्सली अफेक्टेड विद द लास्ट ऑर्डर। विद द लास्ट ऑर्डर कहने का मतलब ये है कि मान लो ट्रायल कोर्ट में उसके अगेंस्ट माने ऐसा फैसला हुआ जो उसके फेवरेबल था और कंटेस्ट भी वो नहीं किया था, लेकिन हाई कोर्ट उसको रिवर्स कर दिया या कुछ ऐड कर दिया उसमें, जहां से इनका एग्रीमेंस शुरू हो गया। तो चूंकि वो नीचे पार्टी नहीं है, क्या यहाँ पार्टी बन सकती? द आंसर इज यस। फॉर दैट पर्पस दे हैव टू फाइल एन एडिशनल एप्लीकेशन। दैट एप्लीकेशन विल कॉल्ड एज परमिशन टू फाइल एसएलपी, और वहां पर वो जस्टिफाई करेंगे व्हाई यू आर परमिटेड टू फाइल एन एसएलपी, माने हाउ यू आर अफेक्टेड विद द इम्पुग्न्ड ऑर्डर। एक एग्जांपल मैं बतला रहा हूँ, हम लोगों के साथ यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वरुण सिंह। उनकी माँ पंचायत इलेक्शन लड़ी थी या लड़ना चाह रही थी और लड़ नहीं पाई थी एक नोटिफिकेशन की वजह से। उस समय चंद्रचूड़ थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ, और शिवकीर्ति सिंह यहाँ पर जज थे। तो उनका वो ऑर्डर जो कि बैच मैटर को इन्होंने डिस्पोज ऑफ किया था, करीब 250 बैच मैटर पंचायत इलेक्शन से रिलेटेड लास्ट टाइम, उसको हमने चैलेंज किया था। परमिशन टू फाइल एसएलपी नंबर 1 एंड एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इम्पुग्न्ड ऑर्डर, और उसमें नोटिस इशू हुआ था, वो अभी भी केस है लाइक है। तो ये मेरा एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग ऑल दिस। तो आई गेस मैंने सेटिस्फैक्टरी आंसर देने की कोशिश की है एंड होपफुली कम्युनिकेट प्रॉपर्ली किया है। जी सर, ठीक है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन और सर, ये सर जो ट्रांसफर ऑफ सर जो एफआईआर या ट्रांसफर ऑफ केसेस होते हैं, जैसे सर ये नुपुर शर्मा वाले केस में हुआ था, या फिर अभी रिसेंटली सर ये मनीष कश्यप वाले केस में हुआ है कि वो आगे बोलो। हाँ, तो इसमें क्लबिंग ऑफ एफआईआर के लिए तो होता है ट्रांसफर, जब टीपी हम लोग करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ केस के लिए होता है कि वहां पे कुछ ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है और बड़ा ही माने मजेदार चीज है। जरा ध्यान से सुनना इस चीज को। यदि कहीं भी केस इंस्टीट्यूट हो जाए, कोर्ट में मैटर हो, कोर्ट में मैं बोल रहा हूँ, दैट इज एडजुडिकेशन प्रोसेस शुरू हो गया, यानी ट्रायल शुरू हो गया। दिस इज वन पार्ट। केसेस रजिस्ट्रेशन एट द एग्जीक्यूटिव एंड। Am I able to clear distinction between these two? यदि केस को एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए n नंबर ऑफ केस रजिस्टर हो जाए इंटायर नेशन, न्यूज मीडिया में कुछ हो और उसके लिए 10-20 केस रजिस्टर हो जाए, एफआईआर रजिस्टर हो जाए, केस कहना गलत होगा, एफआईआर रजिस्टर हो जाए, उसके लिए ट्रांसफर पिटिशन ने रिट पिटिशन लाई करेगा कि एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए कितनी बार ट्राई करोगे, सबको एक जगह असेंबल करो। रिट लाई करता है वहां। लेकिन केसेस यदि पेंडिंग कहीं पे भी हो और उसको एक जगह असेंबल करना हो, एनी ट्रायल सॉर्ट ऑफ थिंग कोर्ट में प्रोसीडिंग करना हो, दैट इज फॉर द ट्रांसफर पिटिशन। एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट और नॉट? ये सर समझ गया था। जैसे रिट पिटीशन इसमें जो मनीष कश्यप वाले केस में हुआ था, इसलिए इसमें रिट पिटीशन फाइल हुई थी। एग्जैक्टली, दैट वाज द रीजन, क्योंकि वो एफआईआर बहुत, इवन प्रणव ये जो है ना, कौन एनडीटीवी का जो अर्नब गोस्वामी होगा, और जो भी, या फिर एक बीजेपी की लीडर थी जिनके अगेंस्ट बहुत सारे एफआईआर हुए थे, नुपुर शर्मा की बात थी। तो ये वो रीजन था क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव एंड पे ही एफआईआर रजिस्टर हुए थे और उन सबको क्लब अप करने के लिए यहाँ पर रिट पिटिशन गया था, नॉट ट्रांसफर पिटिशन। ट्रांसफर इज हैपनिंग ऑफ द केस, नॉट। यस सर, समझ गया सर। जैसे सर अयोध्या मैटर में भी हुआ था कि पूरे इंडिया में हर जगह कहीं कहीं पे मैटर फाइल हो गया। नंबर ऑफ एग्जांपल है ऋतुराज, कहीं से भी अब ढूंढ लो एग्जांपल। बट केस जो तुम्हारे सामने आएगा उसमें जो ग्राउंड है वो ये है कि सेक्शन आर्टिकल 20 भी है कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए इतने जगह ट्राई क्यों हो, जुडिशियल टाइम क्यों बर्बाद हो, और हमारे लिए भी इतना हरासमेंट। इट मस्ट बी क्लब्ड एंड ट्राइड एट वन प्लेस, टू द सेक ऑफ एंड ऑफ जस्टिस। सिंपल रीजन। प्लीज
हाँ आनंद जी, माय क्वेश्चन, यदि कोई पार्टी हाई कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं है और केस डिस्पोज ऑफ हो गया है, क्या उस केस में उस पार्टी को कोई रेमेडियल बेनिफिट मिलेगा? पहली बात आनंद जी, ऐसा होना मुश्किल है। हाई कोर्ट में समवन पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट में वो केस फाइल नहीं कर पाएगा बिना उसको पार्टी बनाए या बिना कोर्ट के परमिशन के। और यदि कोर्ट के परमिशन से उसको पार्टी नहीं बनाया जाता है बाय एनी रीजन, तो वो अपने राइट के लिए कभी भी खड़ा हो सकता है, इवन एट द क्यूरेटिव, एंड दिस वुड बी द फिट केस फॉर द क्यूरेटिव। बेनिफिट तो उसको मिलेगा जो भी अगर हाई कोर्ट में पार्टी है। बिल्कुल, मैंने क्यूरेटिव में उनको सुना ही नहीं है, वो ग्राउंड कभी भी लेगा। और क्यूरेटिव का ये बेसिक ग्राउंड है, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो क्या उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट थ्रू होगा या डायरेक्ट क्यूरेटिव के थ्रू ही होगा? नहीं, कहीं भी शुरू कर सकता है, जहां चाहे वहां डाल सकता है। उसी में ये दैट इज फॉर दिस पर्पस इज द फॉर द इंटरवेंशन ना, और इम्प्लीडमेंट व्हाटएवर। उसको यदि छोड़ दिया गया है तो वो अपने आप को इम्प्लीड कराएगा। यदि वो पार्टी हाई कोर्ट में नहीं था तब वो इंटरवीन करेगा। जब हाई कोर्ट में वो पार्टी होता तब तो इम्प्लीट खुद को कराएगा। अदरवाइज हाई कोर्ट में नहीं होता और यहाँ उसको लग रहा है, नॉलेज में आया है, तो वो इंटरवीन करेगा। यस, आई एम अफेक्टेड, जस्ट हियर मी। इंटरवीन एप्लीकेशन डालेगा ना सर? हाँ, इंटरवीन करेगा। सो इंटरवेनर इज रेस्पोंडेंट जनरल। ऑब्वियसली वो किस लाइन में अरे करता है ये डजंट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ इंटर से डिस्प्यूट भी होता है, मैंने इंटर पिटिशनर डिस्प्यूट भी होता है और इंटर रिस्पोंडेंट डिस्प्यूट भी है। और पिटिशनर और रिस्पोंडेंट में तो डिस्प्यूट होता ही होता है। इवन द रिस्पोंडेंट भी कई सेट में ये बटे हो सकते हैं और सबके डिफरेंट ग्रीवांसेस हो सकते हैं। नॉट ओनली ग्रुप में एक भी हो सकता है, कहने का मतलब ये। हाँ ऋतुराज, कैसा रहा आज का डिस्कशन? बहुत अच्छा रहा सर, फ्रूटफुल रहा काफी। हमने ये डिसाइड किया है कि 1 तारीख से 10 दिनों तक ड्राफ्टिंग का स्पेसिफिक सेशन डेमोन्स्ट्रेट करूंगा मैं, और एक लीडिंग का इसका स्पेसिफिक सेशन मॉर्निंग और इवनिंग में कर लें। क्या कहते हो? बहुत हाँ सर, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो डेडिकेटेड है। मॉर्निंग में? हाँ, इवनिंग ना? नहीं, इवनिंग वाला टाइम तो चल ही रहा है हमारा, वो तो एक सेट रहेगा, लेकिन एक स्पेशल डिस्कशन फॉर द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग ओनली, क्योंकि ड्राफ्टिंग ने बहुत लोगों को झटका दिया है। सर ड्राफ्टिंग को संभालना जरूरी है। इसका लिंक वगैरह कहाँ रहेगा जो मीटिंग का, जब आप ड्राफ्टिंग का करेंगे हर रोज? अरे सर, मैंने आपको लिंक आज कहाँ से आपने? आज तो मैंने वो एवार वाले जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी से लिया है। नहीं, मैंने इस बार एवार का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एवार स्टडी ग्रुप करके। मैं आपका नंबर था उसमें, मैं आपको एक मैसेज कर दूंगा तो आप हमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने हम लोगों का एक अलग ग्रुप चलता है, लेकिन उसमें भी मैं ये कंटिन्यू करूंगा, वो मैं भेज दूंगा। ठीक है, बट वी विल डिस्कस। मुझे ये नहीं लगता है कि मैं किसी को छोड़ूं, हर कोई आप लोग रहें और फायदा हो सकता है। बिल्कुल वो हम भी आपको कम्युनिकेट मिल जाए, क्योंकि आज मैंने 3 ग्रुप पे ये मैसेज फ्लोट किया था। कंसिस्टेंटली आई विल फ्लोट ऑल दिस मैसेज ऑन 3 ग्रुप्स, बट द थिंग इज दिस कि नेक्स्ट 2 डेज फिर से डिस्टर्ब रहेगा। अभी मैं 30 तारीख को दिल्ली पहुंचूंगा, तो 30 के बाद ही, क्योंकि कल की जो है वो मैडम की ट्रेन है ऑन द सेम टाइम, और परसों हम ट्रेन में ही रहेंगे, तो कल और परसों भी वो इफेक्ट होगा। और इन बिटवीन यदि लगता है किसी को तो फिर हम लोग अरेंज कर सकते हैं मीटिंग। कोई नहीं सर, हम लोग नोट करके रखेंगे सर, वो जिस दिन रहेगा उसी दिन सब डिस्कस कर लेंगे। हाँ, क्योंकि आज का जो ये आइडिया था ना, मैंने बताया
वो सब कुछ एक एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना है। इनफैक्ट लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है ना पूरा, जी सर, उस पूरे क्वेश्चन का आंसर मुझे रिक्रिएट करने हैं आप लोगों के साथ में, और जो जो गलतियां हुई हैं उसको थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना है, और ये मैंने आइडेंटिफाई करना है कि ये देखो डेंजर जोन है, यहाँ जाने के बाद आदमी एकदम खतरे में पड़ जाएगा, और ये वो जोन है जहाँ से यानी यहाँ प्ले करना और यहाँ डूज एंड डू नॉट, क्या करना है और क्या नहीं करना है लाइव। अभी मैंने बोला है कि पर्टिकुलर सेक्शन से वो रूट जाता है, तो मुझे पर्टिकुलर सेक्शन विजिट करना है, और विजिट करके वहां से एक्सट्रैक्ट करना है ग्राउंड, और आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि ये लाइन यहाँ ऐसे लिखाना है। क्या ऋतुराज सही रहेगा? जी सर। ये एक इफेक्टिव मोड हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, और ओनली फॉर द सेक ऑफ द ओनली वन थिंग कि रिस्क किसी के साथ ना रहे, खास करके इस पेपर में, और इस ग्रुप से जितने भी लोग एसोसिएटेड है वो ड्राफ्टिंग और लीडिंग केस में कहीं से भी नहीं फंसे, और उनके मार्क्स 70 नीचे नहीं है, ये मैं इंश्योर करना चाहता हूँ। सर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के भी जो सर थोड़े बहुत डाउट्स होंगे सर, वो भी क्वेरी में पूछ लिया करेंगे आपसे। तुम पूछ लोगे मैं बता दूंगा, वो अलग बात है, लेकिन मुझे और सब जगह पे ड्रैग ना करो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं सर, वो एक ही तो हम लोग मॉडल ये रहेगा कि फर्स्ट 45 मिनट एक्सप्लेनेशन का रहेगा, एनालिसिस का, नेक्स्ट 45 मिनट उसके क्वेश्चन आंसर डाउट। बोलो सही है मॉडल? हाँ सर, हाँ सर, ये बेटर है। 10-15 मिनट आगे पीछे भी जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट आप लोगों का टाइम अभी बहुत ज्यादा प्रीसियस है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, तो डे टू डे नजदीक आता जा रहा है। तो मनीष जी कुछ डिस्कस करना है आपको? सुधांशु भाई, क्योंकि वी आर एट द एंड नाउ, वांट टू टर्मिनेट। यस सर, फॉर द डे। थैंक्स सर। थैंक यू सर। और दिनेश जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? सर बढ़िया रहा सर, बात ही रहता है कि सर काफी डाउट्स है क्लियर हुआ। नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव यहीं पर, मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके उसमें लीडिंग केस वाले खास करके जो मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, सारे ग्रुप में घूम रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। मेरा यहाँ पर सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि इंटरेक्शन में जो डाउट्स ऑन द स्पॉट क्लियर होते हैं ना, उसका बात अलग है। अदरवाइज मैं रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट बना करके बड़ा सा 40 पेज का 90 पेज का दूं, नो वन इज गोइंग टू रीड दैट, इवन आई टू। मैं अपना क्रिएट किया हुआ डॉक्यूमेंट दोबारा ना पढूं ऐसा होता है। इसीलिए मुझे लगता है अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, इसलिए बेटर है कि ऑन द स्पॉट उसको समझ करके वहीं फाइनल करें और मूव ऑन फर्दर। And that is the only uniqueness of this discussion, that is called the interactive session. ठीक है, तो चलिए, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। It's